हाँ जी, इस लेक्चर में अपन डीसी मशीन टेस्टिंग पढ़ेंगे। डीसी मशीन टेस्टिंग मीन्स डीसी मशीन के जो एफिशिएंसी और पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उसको पढ़ेंगे। डीसी मोटर मशीन टेस्ट, डीसी मशीन टेस्ट। आज इस लेक्चर में डीसी मशीन के टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या करना होता है कि उसकी इफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है, उसके लॉसेस फाइंड आउट करना है कि उसके कोर लॉसेस कौन से होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस में मैकेनिकल लॉसेस, स्ट्रेसेस लॉसेस ये कितने होते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और कौन कौन से मेथड हैं डीसी मशीन के टेस्टिंग करने के, ये सारे अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपन परफॉर्म करते हैं ब्रेक टेस्ट। पहला जो टेस्ट अपन करेंगे वो करेंगे ब्रेक टेस्ट। डीसी मशीन के टेस्टिंग में सबसे पहला अपन करेंगे ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट में ये आपका एक डीसी मशीन है, डीसी मोटर है या डीसी मशीन है, डीसी मोटर है नॉर्मली, और इस डीसी मोटर में ये पुली लगी हुई है और पुली के ऊपर जो दो मशीनें लगा रखी हैं ये, और उस पुली के ऊपर बेल्ट लगा रखा है, बेल्ट के ऊपर एक बैलेंस लगा रखा है, बैलेंस को यहाँ पे फिक्स कर रखा है बैलेंस, और ये बैलेंस रीडिंग लेती है, दैट इज S1। बैलेंस एक रीडिंग दिखाती है इस स्केल के ऊपर, दैट इज S1, और दूसरे साइड से जो बेल्ट जाता है उसके ऊपर दूसरी बैलेंस लगी हुई है, दैट इज S2। इस पे भी एक रीडिंग आएगी और ये बैलेंस लगी हुई है, दैट इज S2। ऐसे डीसी मशीन है, डीसी मशीन पे पुली लगी हुई है, पुली के ऊपर एक बैलेंस लगी हुई है, बैलेंस जो है डीसी मशीन के पुली को डीसी मशीन ऐसे रोटेट करती, पुली को डीसी मशीन ऐसे रोटेट करती है। रोटेट करने से बेल्ट एक साइड से जो टाइट होता है दूसरी साइड से रिलीज होता है, दोनों को ऊपर नट और बोल्ट से कस दिया जाता है, जिससे दोनों S1 और S2 रीडिंग देते हैं। S1 और S2 दोनों बैलेंस केजी में रीडिंग देते हैं। तो इसको जो है ब्रेक टेस्ट कहते हैं। ब्रेक टेस्ट में यदि दोनों की रीडिंग में डिफरेंस आता है, वो आता है यदि ये मशीन इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो S1 और S2 में S1 की रीडिंग ज्यादा होगी, तो S1 माइनस S2 ये दोनों की रीडिंग हो गई है, ये रीडिंग हो गई डिफरेंस इन केजी, और ये हो गया फोर्स की वैल्यू, और ये हो गया फोर्स, रोटेटिंग फोर्स, और फोर्स की वैल्यू को केजी को 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं S1 माइनस S2, तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर। न्यूटन, केजी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यूटन में। और यदि टॉर्क निकालना होता है तो इस पुली की रेडियस, इस पुली है ये पुली की ये रेडियस R है, तो इस रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 9.81 S1 माइनस S2 इंटू R, ये न्यूटन मीटर हो गया। ये टॉर्क हो गया, इसको शाफ्ट टॉर्क कहते हैं, शाफ्ट टॉर्क, ये शाफ्ट टॉर्क की वैल्यू। इस तरीके से अपन शाफ्ट टॉर्क निकाल लेते हैं। अब पावर आउटपुट निकालना चाहेंगे तो पावर आउटपुट जो होता है वो होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, शाफ्ट टॉर्क इंटू ओमेगा, ओमेगा मींस रोटेशनल स्पीड। तो इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई n इंटू टॉर्क शाफ्ट, सो 2 पाई n, एंड टॉर्क शाफ्ट की वैल्यू 9.81 इंटू S1 माइनस S2 इंटू R, वाट में रीडिंग आएगी। सो 9.81 से 2 इंटू पाई को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाती है 61.68।
68.1 R S1 माइनस S2 वाट। ये आउटपुट पावर का एक फॉर्मूला आ गया ब्रेक टेस्ट में। आउटपुट पावर का एक फॉर्मूला आ गया किसमें? ब्रेक टेस्ट में। S1 और S2 की रीडिंग अपन पुट कर देते हैं और ब्रेक टेस्ट को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये अपन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं जो ब्रेक टेस्ट को डेटा के साथ अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन है S1 इज इक्वल टू 2.9 kg, S2 is equal to 0.17 kg. Motor is running at the speed of 1500 RPM. It draw the current I is equals to 2 ampere at 230 volt. Okay. So all the things are given. Then we have to calculate, and the shaft radius of the shaft is 7 centimeter. Radius of the shaft also given, that is 7 centimeter. This the R is given, this S1 and S2 are given, this N is given. So we can calculate the power output. So the power output is 1.68 into N is speed is 1500 RPM is divided by 60 into radius is 7 centimeter, 7 by 100, and S1 minus S2 is 2.9 minus 0.17. So by putting the all values we can calculate the power output. That is power output comes out from the calculation is 294 watt. Okay. And efficiency of machine is power output 294 divided by power input. Input is voltage into current. This is the input. So 2 is the current and 230 is volt into 100 is equals to 64%. So this is the way we can easily calculate the efficiency. We can easily calculate the power output. We can easily calculate the power input. And the difference of input and output is the power loss. So this is the way we can easily calculate the power input, power output, power losses, then efficiency. But you know, in this test, brake test, you know we are tightening. इसमें क्या होता है कि बेल्ट S1 और S2 को तब तक टाइट किया जाता है कि जब तक मशीन ब्रेक नहीं हो जाती, रुक नहीं जाती। जब मशीन रुकती है तो ये पुली इतनी हीटअप हो जाती है और मशीन इतनी हीटअप हो जाती है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक यदि टेस्ट परफॉर्म करें तो ये मशीन जल सकती है। इसे रोकने के लिए, इसे बचाने के लिए ये टेस्ट जो होता है ये बड़ी साइज की इंडक्शन मशीन पर परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ये केवल स्मॉल साइज के स्मॉल साइज की डीसी मशीन पे परफॉर्म किया जा सकता है। ये बिगर साइज की या लार्जर साइज की डीसी मशीन पे टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि लार्जर पावर की मशीन्स को ऐसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है और वो डैमेज हो जाती है, उसकी शाफ्ट ब्रेक हो जाती है, मैकेनिकली डैमेज हो सकती है मशीन। इसलिए केवल छोटी साइज की मशीन से डीसी मशीन पे ये एप्लीकेबल। सेकेंड थिंग, ये केवल शंट मोटर पे ही परफॉर्म किया जा सकता है, सीरीज मोटर पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीरीज मोटर में जैसे जैसे लोड बढ़ता है टॉर्क की वैल्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल में बढ़ती है, तो टॉर्क बढ़ाती हुई चली जाती है मशीन। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है इस पे जो है लोड बढ़ने के साथ साथ टॉर्क की वैल्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल में बढ़ती है, तो टॉर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लो स्पीड पे टॉर्क ज्यादा होता है मशीन, तो इस टेस्ट को डीसी सीरीज मोटर पे भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, फिजिकली पॉसिबल टेस्ट नहीं है बड़ी साइज की मशीन पे और सीरीज मशीन पे। ओके, इसकी जगह अपन दूसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
जो बेटर रिजल्ट देगा और लॉसेस भी कम होंगे। बेटर रिजल्ट देगा और लॉसेस भी कम होंगे। इस टाइप का कोई टेस्ट परफॉर्म करने की हम कोशिश करते हैं। ओके, दूसरा टेस्ट है स्विनबर्न टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है उसका नाम है स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट जो होता है उसको नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। नो लोड टेस्ट। इसमें रियल में मशीन को लोड ही नहीं किया जाता। जैसे डीसी मशीन है, उसमें यहाँ एक एमीटर लगा देते हैं, यहाँ एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, और ये एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए इसकी एक अरेंजमेंट रखते हैं कि रेजिस्टेंस को वेरी किया जा सकता है। और एक आर्मेचर में, आर्मेचर सर्किट में आर्मेचर लगा होता है। और यहाँ ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। यहाँ एक एमीटर लगा देते हैं जो करंट को पढ़ता है फील्ड वाइंडिंग में आने वाले, और ये फील्ड वाइंडिंग। इस टेस्ट में मशीन पे कोई लोड नहीं होता। ये इसकी शाफ्ट होती है, शाफ्ट फ्री टू मूव होती है, नो लोड। इस पे कोई मैकेनिकल लोड नहीं होता, इसलिए इस टेस्ट को नो लोड बोलते हैं। या इस टेस्ट का दूसरा जो नाम होता है वो लॉसेस मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मशीन के ऊपर जो भी टेस्ट आता है, रिजल्ट आता है, वो केवल लॉसेस का कैलकुलेशन आता है। इसमें पावर लॉस इज इक्वल टू V इंटू आई। ये V1 है, ये करंट I1 है, I1, ये I2 है, V1 I1, दैट इज द टोटल पावर लॉस। पावर लॉस इन शंट फील्ड। शंट फील्ड जो लॉस होता है उसकी वैल्यू V इंटू I2 होता है। मशीन रन करती है, रोटेट करती है विदाउट लोड, रोटेट करती है। तो इस मशीन में जो लॉस होते हैं वो इस सर्किट में रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और सीधा सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। और जो है धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो पावर जो है लॉसेस टोटल में से यदि शंट लॉसेस हटा दें, शंट फील्ड लॉसेस हटा देते हैं, तो रिमेनिंग लॉसेस आ जाते हैं। इस टाइप से इसमें नो लोड पे जो लॉसेस होते हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, इफिशिएंसी बराबर होता है पावर इनपुट अपॉन पावर इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन पावर इनपुट। इस तरीके से अपन पावर इनपुट के फॉर्मूले से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेथड अच्छा मेथड नहीं है, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ऑफ टेस्ट। इस टेस्ट के ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक्स हैं? पहला इस टेस्ट का ड्रॉबैक है कि ये नो लोड पे होता है, एट नो लोड। दिस टेस्ट इज परफॉर्म एट नो लोड। ये टेस्ट जो है नो लोड पे होता है। नो लोड पे होने की वजह से क्या हुआ, ये टेस्ट जो होता है वो नो लोड पे होता है, और नो लोड पे होने की वजह से क्या होता है, नो रियल लॉसेस, आर कम इन कैलकुलेशंस। रियल लॉसेस कैलकुलेशन में नहीं आते। क्यों नहीं आते?
जब लोड ही नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन, नो आर्मेचर रिएक्शन, नो आर्मेचर रिएक्शन, नो फ्लक्स डिस्टोर्शन। ये दोनों जो नहीं होंगे तो रियल में आयरन लॉसेस नहीं होंगे। These effect 50% of cost and losses. Cost and losses. ये कॉस्ट एंड लॉसेस को 50% तक इफेक्ट करते हैं। मीन्स यदि रियल में होंगे तो 50% लॉसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड, नो टेम्परेचर राइज, नो टेम्परेचर राइज। इसमें टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता क्योंकि ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं करती मशीन, नो लोड करंट ही ड्रॉ करती है जो लगभग 20 से 30% फुल लोड का होता है। सो नो टेम्परेचर राइज। इसलिए आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है वो R0 1 प्लस अल्फा टी, ऐसे करके टेम्परेचर पे डिस्टेंस अलग होगा और वैसे टेम्परेचर अलग होगा। तो यदि टेम्परेचर नहीं है तो आर्मेचर का या रियल रेजिस्टेंस नहीं आता, रियल रेजिस्टेंस नहीं आता, रेजिस्टेंस जो कैलकुलेशन में कम आता है, लॉसेस भी कैलकुलेशन में कम आते हैं। नो टेम्परेचर राइज, नो रियल लॉसेस, रियल लॉसेस। Really they are more, 50% more। इस तरह से ये टेस्ट एक केवल सिंबॉलिक टेस्ट होता है, एक हाइपोथेटिकल टेस्ट होता है जो डीसी मशीन की इफिशियंसी कैलकुलेशन करने के लिए एक रफ कैलकुलेशन है। ये स्विनबर्न ने 1858 से 1958 तक, मीन्स ये 100 ईयर तक जो है काम किया था, जिया था। और इसने डीसी मशीन, डीसी पंप, रैगजीन, इन सब पे रिसर्च वर्क किया था और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। इनिशियल स्टेज में डीसी पंप्स के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन ये जो टेस्ट जो है उन्होंने सजेस्ट किया था, ये रियल टेस्ट नहीं होता, इससे कोई जो है ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स नहीं आते। ओके, तो नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज to find out the real losses, and that can be performed on real loaded machines। ये लोड होता ही नहीं है और नो लोड पे डीसी सीरीज मोटर को चलाई नहीं जा सकती। डीसी सीरीज मोटर कैन नॉट बी ऑपरेट एट द नो लोड। सो ये केवल डीसी शंट मोटर पे टेस्ट किया जा सकता है, डीसी सीरीज मोटर पे टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब जो दूसरा टेस्ट है दैट इज नोन एज लोड टेस्ट, दैट इज नोन एज लोड टेस्ट। और इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाए, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट या हॉपकिंसन टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट। इसको किया था हॉपकिंसन ने, हॉपकिंसन टेस्ट। और इसका दूसरा नाम है बैक टू बैक, बैक टू बैक टेस्ट। ये इसके 3 नाम है। ये रियली एक जो है लोड टेस्ट है, इसको तीसरा नाम जो है इसका लोड टेस्ट भी होता है, लोड टेस्ट, लोड टेस्ट। इसमें 2 सिमिलर साइज की मशीन से ऑपरेट की जाती है। ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, दोनों इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों जुड़ी हुई होती है। ये मैकेनिकल जुड़ी हुई है और वो यहाँ से ये इलेक्ट्रिकली भी जुड़ी हुई है, दोनों सेम रेटिंग की होती है। इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों जुड़ी हुई होती है, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों जुड़ी हुई होती है। इलेक्ट्रिकली जोड़ने के लिए एक स्विच यूज किया जाता है
और स्विच के साथ एक वोल्टमीटर लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि दोनों का वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली बराबर होना चाहिए। जो वोल्टेज बराबर होता है तो स्विच को ऑन कर दिया जाता है, जो वोल्टेज बराबर होता है तो स्विच को ऑन कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इसकी एक फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस के साथ एक फील्ड वाइंडिंग होती है, यहाँ पे भी इसके रेजिस्टेंस के साथ फील्ड वाइंडिंग होती है। ओके, टोटल पावर सप्लाई करने के लिए दोनों को, टोटल में पावर सप्लाई करने के लिए लोड टेस्ट है ये, टोटल पावर सप्लाई करने के लिए यहां से टोटल पावर सप्लाई होती है। ये डीसी वोल्टमीटर एक ही बार ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद ऑपरेट नहीं किया जाता। तो यहाँ एक एमीटर लगा देते हैं इसके साथ और एक एमीटर यहां लगा देते हैं। एक एमीटर यहां लगा देते हैं, एक एमीटर यहां लगा देते हैं। इसको एमीटर 1 बोलते हैं, इसको एमीटर 2 बोलते हैं। ओके, इस मशीन को एज ए जनरेटर यूज किया जाता है, इस मशीन को एज ए मोटर यूज किया जाता है। नो, इस मशीन को एज ए मोटर यूज करेंगे अपन, इस मशीन को एज ए जनरेटर यूज करेंगे। जनरेटर करंट देगा I2, मोटर करंट लेगी वो इधर से I1 आएगा, I1 इधर से करंट I2, यहां जो करंट आएगा वो I1 प्लस I2 मोटर में, दोनों का रिजल्टेंट का। ओके, पावर इनपुट टू द मोटर, इनपुट टू द मोटर वो हो गया वोल्टेज इंटू I1 प्लस I2। पावर इनपुट टू द जनरेटर, that is efficiency into power इनपुट ऑफ मोटर। जनरेटर में पावर क्या मिलेगी, जो मोटर की इनपुट पावर है उसको मोटर की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करके, और जनरेटर का आउटपुट पावर क्या होगा, पावर आउटपुट ऑफ जनरेटर ये होगा इफिशियंसी इनटू पावर इनपुट ऑफ जनरेटर। और ये होगा पावर आउटपुट ऑफ जनरेटर दैट इज V इंटू I2। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पावर आउटपुट ऑफ जनरेटर इसको कैलकुलेट करता हूं। मीन्स यहां से दोबारा इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, दोबारा से इसको देखें तो V इंटू I2 की वैल्यू होगी इफिशियंसी इंटू पावर इनपुट ऑफ जनरेटर। इनपुट ऑफ जनरेटर की जो वैल्यू है वो इफिशियंसी इंटू पावर इनपुट ऑफ मोटर, और पावर इनपुट ऑफ मोटर जो है ये V इंटू I1 प्लस I2 है। तो इस V से V कैंसिल आउट हो गया, ये n स्क्वायर हो गया। सो ये हो गया नीटा स्क्वायर इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। नीटा स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये अंडर द रूट ऑफ I1। इस टाइप से इफिशियंसी की कैलकुलेशन आ जाती है।
केवल दोनों करंट को अपन कैलकुलेट करें तो मोटर की एफिशिएंसी या किसी भी मशीन की एफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि दोनों मशीन की एफिशिएंसी बराबर, दोनों सिमिलर रेटिंग की मशीन लेते हैं, एक को जनरेटर की तरह वर्क कराते हैं, एक को मोटर की तरह वर्क कराते हैं। और जनरेटर और मोटर की तरह वर्क कराने के लिए ये रेजिस्टेंस हेल्पफुल होते हैं। जिसको भी जनरेटर की तरह वर्क कराना उसका फील्ड बढ़ा दो, में रेजिस्टेंस कम कर दो, और जिसको मोटर की तरह, क्योंकि दोनों बराबर स्पीड पे चल रहे हैं, और जिसको मोटर की तरह काम करवाना है उसका वोल्टेज कम कर दो, मतलब फील्ड को कम कर दो, फ्लक्स को कम कर दो, तो मोटर की तरह काम करने लग जाएगा। दोनों का पावर बराबर है, सर्किट एक है, इनपुट है, आउटपुट है, दोनों इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली जुड़े हुए हैं। इसमें रियल में पावर जो है मोटर जो है जनरेटर से लोडेड होती है, जनरेटर मोटर से लोडेड होता है, तो रियल में लोड होता है, रियल में आर्मेचर